हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लायर। तो शुरू करते हैं। मल्टीप्लायर होता क्या है? इट्स बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और हमारा कंजम्पशन, जो भी हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस दैट देयर इज एन एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट जो इनकम से बढ़ेगी, जो एक अमाउंट से बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप एमपीसी का मल्टीप्लायर के साथ क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आप देख सकते हो मेरा गला ख़राब है, मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो। तो एमपीसी क्या होता है और इसका रिलेशनशिप? एमपीसी हमने पढ़ा था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जितना ज़्यादा एमपीसी होएगा उतना ही ज़्यादा हमारा मल्टीप्लायर होएगा। अगर एमपीसी कम होएगा तो हमारा मल्टीप्लायर भी कम होएगा। पीपल जितनी भी इनकी इनकम है वो स्पेंड कर देते हैं और जो रह जाती है वो सेव कर देते हैं। ठीक है, तो वो एमपीसी हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। तो इसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप देख सकते हो, अगर हमारी इनकम, हमें पता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, तो चेंज इन इनकम ही कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होएगा। तो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो। आपने +2 में भी किया होगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हमें पता है अगर हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यूज़ भी ज़्यादा करेंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुई तो चेंज इन कंजम्पशन हो जाएगी। अगर हमारा कंजम्पशन में चेंज हो जाएगा तो हमारा इनकम में भी चेंज हो जाता है। आप ये टेबल की हेल्प से समझ सकते हो। अब देखो, मान लो फर्स्ट राउंड है, जैसे उसमें जो हमारी इंक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट वो बाय 100 हुई। ये 100 करोड़ में है, आप सिंपल भी लेके चल सकते हो। तो जो हमारी इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन आएगी वो कुछ भी नहीं आएगी, निल आएगी। और तो जो हमारी चेंज इन इनकम है वो 100 आई, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ी तो इनकम भी 100 से बढ़ जाएगी। सेकेंड राउंड में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हमारा एमपीसी देख लेंगे क्या होएगा। जो होता है हमारा कंजम्पशन, कंजम्पशन इज इक्वल टू एमपीसी इंटू चेंज इन इनकम। ठीक है, एमपीसी हमारा 0.5 है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में वो 25 हो जाएगा, फिर 12.5, ऐसे वो हाफ 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 होता रहेगा। और एक टाइम आता है जब वो ज़ीरो हो जाता है। वो तब तक जाता है जब तक वो ज़ीरो नहीं होता। तो हमारी कंजम्पशन भी ऐसी ही रहती है, देख सकते हो आप। अब है मेन क्वेश्चन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। ये वैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं है, स्टैटिक है। पहले स्टैटिक करते हैं। स्टैटिक में फॉरवर्ड और बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड क्या होता है? जब इंक्रीज हुई हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सेवरल टाइम्स, वैसे ही सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा हमारा इनकम में। मतलब अगर हमारी इंक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट में सेवरल टाइम्स से, तो वो इंक्रीज हो जाएगी इनकम अल्टीमेट। तो डायग्राम देखो, जो हमारा एडी कर्व है और जो हमारा एएस है। एडी कर्व हमें पता है हमेशा 45 डिग्री पर बनता है, तो एडी और AD1 और एएस सेम फंक्शन हमारा। तो डायग्राम को समझो। एडी और AD1 में चेंज इन इनकम हमारी 10 है, और ये फॉरवर्ड एक्शन है क्योंकि जो हमारे बीच की है जगह इनकम, और हमारी इनकम 1 में हमने ऊपर किया था, अगर वो 10 है फिर वो हाफ होती जा रही है। तो उस हिसाब से अगर आप समझोगे, एमपीसी हमारे 0.5 आया था, ये था हमारा 2। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ऐसे जाएगा। बैकवर्ड मूवमेंट, इसका रिवर्स, डिक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देयर इज सेवरल टाइम मोर डिक्रीज इन फाइनल इनकम। डायग्राम ऊपर हमने किया था एडी और AD1, लेकिन इसके अंदर AD1 से फिर AD पर जा रहा है। सेम ही है, वो आगे की तरफ जा रहा था और ये पीछे की तरफ आता है, तो वो फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है। और जो भी ये साइड में लिखा हुआ है फिगर के साथ आप देख सकते हो, इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुई
तो एग्री की डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ AD से AD1 पर, और जो भी हमारा बीच का था जो चेंज इन इनकम 20 है वो बैकवर्ड एक्शन हो जाएगा। अब हम करते सेकंड होता है डायनेमिक। डायनेमिक इसलिए होता है क्योंकि ये स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये टाइम गैप को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि हमें पता है हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में तो वो हमारी कल की इनकम है। आज इन्वेस्ट हो गया, कल की इनकम हो गई, तो इसको डायनेमिक इसलिए बोला गया है। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। ये हमें बताता है कि जितना भी इंक्रीज हुआ इनकम में और वो हमारा इंक्रीज होएगा अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी हम तभी ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारी इनकम ही इतनी नहीं है, तो क्या इन्वेस्ट करोगे आप। सिंगल इंजेक्शन क्या होता है, जब आपने इन्वेस्टमेंट की एक बार तो आपको जो रिवर्ट आया वो एक ही बार आया। ठीक है, अब देखो ये आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो, टेबल भी बनाई है। ये एक इनकम जनरेशन पाथ होता है। फर्स्ट टाइम 10 है, फिर 5, फिर 2.5, ऐसे ही घटती जाती है जब तक ज़ीरो नहीं होता। कॉन्टिन्यूस होता है जब आप बार बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि आपको जो रिजल्ट मिले वो भी बार बार मिले। ठीक है, तो एन हमारा 1 दिया है, पहले 1 है तभी वो इतना जा रहा है, फिर वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हमारी इकॉनमी में भी राइज आता जाता है। अब आता है लीकेजेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो हमने अभी किया एग्ज़ाम में। वैसे बेसिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड आता है, लेकिन जो रियल कंसेप्ट है वो ये है कि स्टैटिक में फॉरवर्ड और बैकवर्ड है और डायनामिक में सिंगल इंजेक्शन और कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन है। तो अगर आपको आता है तो आप इस हिसाब से अटेम्प्ट करना, जो आपको पूछा जाएगा आपने वही करना है। वो क्वेश्चन भी आ सकता है 15 में, और ये लीकेजेस भी आ सकता है, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं। ये आपको ये भी कह सकता है मल्टीप्लायर बताओ और फिर उसके लीकेजेस बता दो और वो भी बता दो, तीनों भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आइडियल सेविंग, जितना अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो स्पेंड करते हैं, स्पेंड करेंगे तो थोड़ा होता है, सेव भी करेंगे, सेव बड़े करेंगे तो मल्टीप्लायर ऑब्वियसली आपका कम हो जाएगा। क्रिटिसिज्म है तो ऑफ कोर्स सब में आपने ये लिखना है कि मल्टीप्लायर घट गया। अगर इन्वेस्टमेंट हमने शेयर्स परचेज़ किए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ की, तो पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया, तो जो उनकी पावर थी वो गवर्नमेंट के पास है, तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। पेइंग ऑफ ओल्ड डेब्ट्स, इम्पोर्ट बाहर से लेके आ रहे हो तो सारा पैसा बाहर ही चला गया, तो मल्टीप्लायर खुद ही कम हो जाएगा। एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, दे विल डू कम, मनी में ही होती है आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स। राइज इन प्राइजेस, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लायर घट जाएगा। टैक्सेशन की सिस्टम और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अब मल्टीप्लायर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बोथ डायरेक्शन हमने देख लिया, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है। इनवर्स रिलेशनशिप है MPS और मल्टीप्लायर में, पॉजिटिव रिलेशनशिप है MPC और मल्टीप्लायर में। ये आपने ध्यान रखना है। साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज रिसीव्ड reduced proportionately to leakages of current income. Limitations, availability of consumer goods, multiplier period, less than full employment level, steady flow of investment, net increase in expenditure, net increase in investment, autonomous investment है, close economy है, constant MPC है, industrialized economy है, surplus capacity consumer good industries की, अवेलेबिलिटी है, अदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, कोई चेंज नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ना ही कोई चेंज है प्राइस में। एक्सेलरेशन इफेक्ट इग्नोर्ड, आप इस पॉइंट को काट दो, ये रेलेवेंट नहीं है, मैं रीज़न इतना ब्रीफली नहीं बताऊंगी। पर वैसे देखो जैसे हमने पहले भी किया था, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं कुछ लिखे हैं कहीं कुछ लिखे हैं, तो उनका एक आंसर रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको छोड़ दो। इम्पॉर्टेंस यूजेस, इनकम प्रोपगेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो ऑटोनमस ही होती है। ट्रेड साइकिल, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ चुके हैं जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं खुशी खुशी, जितने वेजेस उनको चाहिए उतने मिल रहे हैं। इक्विलिब्रियम है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। क्रिटिसिज्म, कोई मैकेनिकल रिलेशनशिप नहीं है। इक्वालिटी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में,
इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं है। अननेसेसरी इम्पोर्टेंस टू डेफिशिएंट फाइनेंसिंग है। प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स, तो इस चैप्टर में अगर आप वैसे सुनो तो मेन क्वेश्चन है फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला और लीकेजेस। जो क्रिटिसिज्म आ गए, फीचर आ गए, यूजेस आ गए, इंपॉर्टेंस आ गई, ये एक्स्ट्रा होते हैं। मेन थ्योरी सबसे पहला तो होता है उसकी स्टेटमेंट, जो हमने पहले की थी, सेल्स लॉ, क्लासिकल थ्योरी, वेजेस, वेजेस में जो भी हमने किया, इंटरेस्ट प्रॉफिट, अलग जो चैप्टर्स थे उनकी ब्रीफ थ्योरीज थी, न्यू क्लासिकल, क्लासिकल लास्ट वीडियो है इस सब्जेक्ट की, सारे चैप्टर्स हो गए, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अगर आप कोई भी थ्योरी लिख रहे हो, सबसे पहले उसको हाईलाइट करके लिख दो, कैप्स लॉक में लिख दो, आपकी आंसर शीट थोड़ी प्रेजेंटेबल लगे। फिर उसको डिफाइन करो, लिखो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, अकॉर्डिंग टू अ फेमस इकोनॉमिस्ट, अगर आपका नाम याद नहीं आ रहा, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू अ, मतलब जो भी आपको मिले अच्छा सा लिखने को। फिर अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाओ, कुछ लाइन छोड़ के फीचर्स लिख दो। फर्स्ट पेज ऑफ आंसर थोड़ा लगे कि हाँ बच्चे को आता है, कुछ भी मत लिखो उठा के। फर्स्ट पेज पर ही अगर आप मीनिंग भी लिख रहे हो, क्रिटिसिज्म भी डाल दिया आपने, अगर उन्होंने लीकेजेस पूछे, अगर आपने पहले ही पेज पे लीकेजेस शुरू कर दी तो आप बाकी के पेजेस पे क्या करोगे। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे आपको आपके सारी शीट्स डिवाइड करनी होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो मेन कंसेप्ट यही था। पहले स्टेटमेंट हो गई, अगर जैसे जो वेजेस वाली थी और जो हमने एपीसी एमपीएस वो सब किया, उसके अंदर डायग्राम्स थे हमारे, फिगर्स, उसमें टेबल्स थी, जिसमें टेबल्स है डायग्राम्स है वो बनाओ। अगर कोई फिगर्स है, या अगर जैसे एग्ज़ाम में कहीं कहीं पर आप ब्रैकेट्स बना के, क्लाउड्स बना के, जो भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगता है या कोई स्पेशल पॉइंट है आप उसको उसमें डाल दो, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाओ। बाकी कोई भी थ्योरी है, क्रिटिसिज्म ज़रूर लिखना है आपने, फीचर्स ज़रूर लिखने हैं, इम्प्लीकेशंस, ठीक है। बाकी जो यूजेस इंपॉर्टेंस वो सब आप देख लेना। क्रिटिसिज्म और इम्प्लीकेशंस रिवर्स होती है तो वो इजी रहेगा, तो ज़्यादा वीडियो एक्सटेंड नहीं करते। आई होप आपको समझ आया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी वीडियो लेके आऊँगी, तो हम उसमें भी करेंगे। तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।